दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि किसी कंपनी का शेयर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि जब आप 100 या 200 रुपये का 1 किलोग्राम सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो आपके मन में क्या क्या सवाल आता है, जैसे क्या यह सिर्फ अच्छा है या खराब है, मीठा है या खट्टा है। लेकिन क्या जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का लाखों रुपए का शेयर खरीदते हैं तो आपके मन में यह सवाल आता है कि यह कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या ये कंपनी 20 या 30 तब तक लगातार प्रॉफिट कर पाएगी या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम जिस तकनीक या मेथड का यूज करते हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को 3 भागों में बनता गया। सबसे पहला एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जिसमें हम जिस कंट्री के शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं उसे कंट्री का इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। दूसरा सेक्टर एनालिसिस, जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग्स करती है उस सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। जैसे कुछ कॉमन सेक्टर है बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा। एंड लास्ट में हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। कंपनी एनालिसिस को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम नंबर एंड रेशो का स्टडी करते हैं। बेसिकली इसमें हम कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्टडी करते। दूसरा क्वालिटी, कंपनी का ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, उनके पेटेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते समय सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस दे, सेक्टर एनालिसिस एंड डी लास्ट में कंपनी करते हैं तो उसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अगर हम कंपनी का एनालिसिस सबसे पहले करते हैं तो उसे कहते हैं बॉटम ऑफ अप्रोच। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैसे करते हैं। आप जरा सोचिए कि आप जिस कंट्री के भी शेयर मार्केट में रुपए लगाना चाहते हैं तो उसे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि आप ये बोलेंगे कि कंटेंट इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होना चाहिए और ग्रो भी होना चाहिए, तभी तो आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और शेयर मार्केट भी ग्रो होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप कैसे जानेंगे कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छा है या नहीं और वह ग्रो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है जिसे समझना बहुत जरूरी है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक एक करके समझेंगे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है और इसका असर शेयर मार्केट में कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक साल के अंदर किसी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उनका कंबाइंड वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। गुड्स यानी वस्तु का मतलब होता है कि आपको रुपए के बदले में सामान मिलता है। जैसे बाजार जाते हैं, आप रुपए देते हैं और सामान खरीदते हैं। वो गुड्स से और सर्विस का मतलब होता है आपको रुपए के बदले में सामान नहीं मिलता बल्कि आपको रुपए के बदले में आपका पर्पस तो सॉल्व हो जाता है लेकिन आपको कोई सामान नहीं मिलता। जैसे आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, उसके लिए आप टिकट लेते हैं लेकिन वहां पर आपको कोई सामान नहीं मिलता बल्कि आपको वो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो वहां पे वस्तुओं का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा या सर्विसेज से ज्यादा आमदनी हो रहा है। ओवरऑल जीडीपी बढ़ाने का मतलब ये है कि वो कंट्री का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो वहां का शेयर मार्केट का भी ग्रोथ अच्छा होगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई का मतलब है वस्तु और यानी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ जाना। इसका मतलब यह है कि सामान कम है और लोगों के पास ज्यादा रुपए, तभी तो सामान के लिए लोग ज्यादा रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं। यह सिचुएशन तब पैदा होती है जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो शुरुआत में कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी अपना इनपुट इन्वेंट्री, जिससे सामान बनाती है, वो तो पहले ही खरीद के रख लेती है, जिससे उनका कॉस्ट कम होता है। कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट इन्फ्लेशन मरने के साथ इमीडिएटली बढ़ जाता है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट होता है। कोई भी निवेशक शेयर मार्केट में तभी रुपए लगता है जब उसे दिखता है कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ होगा और प्रॉफिट होगा। इसलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो शेयर मार्केट में लोग निवेश कर रहा होता है
और कंपनी का शेयर प्राइस महंगा हो रहा होता है, लेकिन महंगाई का हाथ से ज़्यादा बढ़ जाना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगाई को काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक जैसे भारत के आरबीआई लोगों के हाथों से पैसे खींच लेती है, जिनसे लोगों के हाथों में पैसा कम होता है और डिमांड कम हो जाता है। इसे लोग खरीदना भी कम कर देते हैं और महंगाई कम हो जाती है। लेकिन आरबीआई लोगों के हाथों से रुपए खींचने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज करती है, उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि वह इंटरेस्ट जिसे आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, इससे बैंक का लिया हुआ कर्ज पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इसलिए बैंक भी अपने दिए हुए कर वैज्ञानिक अगर बैंक किसी कंपनी को या इंडिविजुअल पर्सन को कर देती है, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इससे कंपनी अपने प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगा देती है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो उस समय लोग शेयर मार्केट से रुपए निकलकर बैंक एफडीएस एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस समय बैंक एफडी और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट हाई होता है और शेयर मार्केट में कंपनी का प्रॉफिट कम होने से शेयर प्राइस घट जाता है। इसलिए महंगाई बढ़ाना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बढ़ाना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर से उन एम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर। बेरोजगार का मतलब होता है अगर कोई भी देश के निवासी काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता, या अगर काम मिल भी जाता है तो उनका क्वालिफिकेशन है, उनका एबिलिटीज के हिसाब से काम नहीं मिलता। किसी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होता है, इसका मतलब है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, कंट्री की कंपनी में अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा बेरोजगारी कम होना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बेरोजगारी कम होता है तो लोगों का वेजेस यानी सैलरी बढ़ जाता है, इससे डिमांड बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। और जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ता है, उसे कंट्री का सेंट्रल बैंक महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे कंपनी का लिया हुआ कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा लोन चुकाने में लग जाता है और नेट प्रॉफिट उनका कम हो जाता है। इससे कंपनी अपना एम्प्लॉय को हायर करने के बजाय उसे टाइम में फायर करने लगती है। इसलिए उन एम्प्लॉयमेंट का रेट कम होना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आज के वीडियो में हमने सीखा माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते समय 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए। जीडीपी बढ़ाना चाहिए, यह इंडिकेट करता है कि उस कंट्री में ग्रोथ हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहिए, वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इन्फ्लेशन बढ़ाना शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, वो भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आप अपने रिलेटिव से फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।